घोर विरोध करता है। आज तक के इस इतिहास में हमारा भी सेवा काल लगभग 33 वर्ष का हो गया है। इस सेवा काल में हमने पहली बार देखा जो डेमोक्रेटिक सेटअप से चुना हुआ एक महासंघ था उसको एक व्यक्ति विशेष के लिए दरकिनार किया गया। साथियों, ये परंपरा सही नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार एक संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के अनुरूप चलती है। यहाँ कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया गया है। आप सभी जानते हैं, पहले भी हमने प्रेस के माध्यम से जिताया था, जो कर्मचारियों का समर्थन है वो श्री विनोद जी के साथ है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपका पुनः यहाँ धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भी बहुत सारे विषय है जिसमें प्रदेश के हमारे महासंघ के अध्यक्ष श्री विनोद जी आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद विनोद जी। मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे जिला महासंघ के अध्यक्ष गोविंद सिंह बरागटा जी, महासचिव विनोद शर्मा, प्रेस सचिव प्रेम शर्मा जी और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य राकेश शर्मा जी। हम आज दो विषयों पर बात करेंगे और बड़े दिनों से हम बात सोच रहे थे कि हम कर्मचारियों का पक्ष जो घमासान मचा हुआ है इसको लेकर सरकार की नाकामयाबी जिसको सरकार छुपा रही है और सरकार ने जो कर्मचारियों की संस्था के साथ जो विश्वासघात किया है उसको लेकर आज कुछ तथ्यों को रखेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करेंगे। यह बड़ा तय है कि किसी भी देश की सरकार कर्मचारियों पर निर्भर रहती है। देश है, प्रदेश है, सरकार की नीतियां, प्रोग्राम उस कर्मचारी के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। और इसी को लेकर हमारे पूर्व के राजनेताओं ने, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने एक बड़ी दूरदर्शिता के साथ कि कर्मचारी और मजदूर वर्ग सरकार के साथ ईमानदारी से काम करें, उसके लिए क्या व्यवस्था हो। लेकिन कुछ राजनेताओं ने सत्ता में आने के बाद उस सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया, अस्थिर किया और कर्मचारियों के अंदर एक राजनीति पैदा कर दी केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और उसके परिणाम घातक आज ये सामने आ रहे हैं कि कार्यालय की कार्य संस्कृति पर सरकार का कोई चिंतन मंथन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार के कर्मचारियों को जेसीएम दिया, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। और 79 में हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को जेसीसी दी। एनजीओ फेडरेशन एक सरकार की मान्यता का मोहताज नहीं है। एनजीओ फेडरेशन 79 से फॉर होल्डिंग ऑफ जेसीसी के लिए रिकॉग्नाइज्ड है और उसके नियम हैं कि महासंघ की यह बॉडी कैसे, भारत, ये नियम है, हमने नहीं बनाए हैं, ये सरकार ने बनाए हैं। आर्टिकल 309 में कि किसी एसोसिएशन को सरकारें मान्यता देगी तो उसके ये पैरामीटर होंगे। यानी कर्मचारियों के द्वारा चुना हुआ संगठन जो होगा, जो बहुमत के साथ सरकार के पास जाएगा, उसको सरकार कर्मचारियों की वार्ता के लिए बुलाएगी, ना कि व्यक्ति विशेष को लॉलीपॉप देने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
शांता कुमार जी की नीति का अमल नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया इस मसले के ऊपर 1900 खुद सरकार नियम और रूल बनाती है, उनको तो फॉलो कर ले कहीं ना कहीं। आपने पिछले 4 साल से भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है, कर्मचारियों का अस्त व्यस्त कर दिया हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं आपने पंपट बॉडी और मेरा चैलेंज है, मैं आज सरकार को आपके इस माध्यम से, ये मेरा चुनौती है जयराम सरकार को, कि जो आपने 20 जुलाई 2021 यानी कि सरकार ने अपनी पावरों का मिसयूज करके एक ऐसे व्यक्ति को पर्सनल डिपार्टमेंट से लेटर इशू कर दी जिसके लिए वो अधिकृत ही नहीं था, ना उसका अधिकार था। वो केवल एक यूनिट का प्रेसिडेंट था। उसने कोई स्टेट का चुनाव नहीं कराया, हिमाचल प्रदेश के ब्लॉकों का चुनाव उसके नहीं करवाया, उसने मेंबरशिप नहीं की, जिले का चुनाव नहीं करवाया। आपने अलीगल अनलॉफुल एक्शन किया। और मैं हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवा महासंघ सर्विस फेडरेशन लेड बाय विनोद कुमार इज द रियल बॉडी, मेरा सरकार को चैलेंज है, आज करके देख लें। मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा। यह चिट्ठी इससे पहले इसके बाद कुछ भी नहीं था। 21 से पहले, जुलाई 21 से पहले, ठीक है, हमने उस वक्त भी कहा। उसके बाद हमने फिर मीडिया के माध्यम से कहा कि ये रूल है, नियम है। किसी एसोसिएशन को जब आप जेसीसी के लिए रिकॉग्निशन देंगे, उसके ये नियम तय हुए हैं। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है तो उसको सरकार तय करेगी, परंतु इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से आपने किया है। इसका माननीय मुख्यमंत्री ने केवल कार्मिक विभाग के मिनिस्ट्री इंचार्ज भी होते हैं, इसलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से, किस दबाव में और किसने मिसगाइड किया, हमको लगता है इसके पीछे कुछ भ्रष्ट मानसिकता की जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनका भी रोल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि कितना खिलार पड़ा हुआ है। अब इसके बाद, इस चिट्ठी के बाद देखो आप, 1 जुलाई 2021 की चिट्ठी निकाली पर्सनल डिपार्टमेंट में ने, और उसके बाद अगस्त 2021 को ये अपनी बॉडियां बनानी शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आनन फानन में सरकार क्या करती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए देखिए आप, सरकार को पता है कि हम गलत कर चुके हैं, उस गलती को छुपाने के लिए 27/11/2021 को जबरदस्ती तरीके से आप पीटर हॉफ के अंदर बैठक बुला लेते हैं। और वो जेसीसी एक ऐसा ऑफिशियल मीटिंग बोलते हैं उसको, वो कोई किसी पार्टी का कोई वो रैली या कोई वो मीटिंग नहीं है। अब कुछ ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और आप बैनर लगा रहे हो किसका पीछे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने लगभग डिपार्टमेंट जो हमारी यूनिटें हैं 70-80 यूनिटों ने उस मीटिंग को बाइकआउट किया है। अगर सरकार पर प्रोसीडिंग है तो सरकार निकाले। सरकार आज तक भी प्रोसीडिंग नहीं निकाल पाई है कि उस बैठक के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे डिपार्टमेंट यूनिट्स के और कितने डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव यूनिट प्रेजेंट थे अपनी डिस्ट्रिक्टों के। आज तक वो प्रोसीडिंग नहीं निकल पाई है। इसमें बड़ा घोलमाल हुआ है। ये प्रोसीडिंग निकाली गई है केवल दो आदमियों के नाम पर, एक अश्वनी का नाम एंड दूसरा राजेश शर्मा। वन प्रेसिडेंट जो उन्होंने तैयार कर रखा है तो जनरल सेक्रेटरी बॉब फॉर्म्स राज, बाकी किसका नाम नहीं है इसमें। ये प्रोसीडिंग सरकार की है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट मिसिंग। अब हम बताते हैं प्रोसीजर क्या है, जेसीसी का प्रोसीजर क्या है। जब जेसीसी कॉल होती है तो उस एक ऑफिशियल मीटिंग उसको प्रिजाइड ओवर जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और सारे एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और सारी यूनिट्स जितनी भी इलेक्टेड यूनिट्स हैं डिपार्टमेंटों की
वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं केवल, लेकिन वहां सरकार बताए इसमें किसी भी डिपार्टमेंटल यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव का रेफरेंस नहीं है, जबकि पूर्व में देखिए आप जो जेसीसी होती थी ऐसे लिस्ट निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जेसीसी की प्रोसीडिंग है, जो पहले जेसीसी हुआ करती थी, उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट, ऐसी लिस्ट निकलती है उसमें, और सारे एडीज की निकलती है, रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। अब बात आई कि फेडरेशन, अगर हम गलत थे या हमारा क्लेम गलत था तो कोई हमारे खिलाफ जाता। हमने 21 जुलाई 2019 के जब इलेक्शन फेडरेशन के हुए, उसका मीडिया गवाह है, विटनेस है। अब जब हमने कंस्टिट्यूशनरी करवाया, पहले हमने इलेक्शन पूरे प्रदेश के करवाए, हमने पिछली बॉडी से हिसाब मांगा और हमने पुलिस को भी कंप्लेंट दी, एफआईआर, एक इंटीमेशन दी कि हमारे को, इसमें हमने गवर्नमेंट को कॉपियां की, चीफ सेक्रेटरी पर्सनल, हमने कहा सारा रिकॉर्ड है, इसको देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। हम कह रहे हैं कि मान्यता। अब अक्सर मीडिया हमारे साथ कई बार अन्याय करता है। मैं एक बात क्यों कह रहा हूं सिंटा जी, हमको लिखते हैं समानांतर गुट, वी आर नॉट समानांतर गुट, वी आर द रियल बॉडी। समानांतर गुट सरकार ने तैयार कर रखा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। हम इलेक्टेड बॉडी है, और ये मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी हमने सरकार को फिर समझाने की कोशिश की। अब देखिए ना कि 3 साल तक हम सरकार को समझाते ही रहे, सारा कंप्लीट किया, तभी सरकार की बेईमानी, सरकार की नीयत देखिए आप कर्मचारियों के प्रति, ये विरोध के प्रति नहीं, ये प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीयत नहीं ठीक थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने एक प्रयास और किया कि सरकार को समझाएं, और फिर हमने लीगल नोटिस दिया। कौन देता है? जो सही होता है ना, या इनमें किसी और ने ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया है तो बताएं। ये लीगल नोटिस हमने दिया। हम कोर्ट कचहरी में कर्मचारियों की संगठित राजनीति को लेकर नहीं जाना चाहते थे। यह मामला अब हम कर्मचारी के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। अब मीडिया गवाह है ना, हर वक्त विटनेस आप लोग होते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये देखिए, ये 30 पेज की अटेंडेंस है, 30 पेज अटेंडेंस फेडरल हाउस की मीटिंग की, 30 पेज, मतलब एक पेज पर 30 अटेंडेंस है, लगभग 800-900 की प्रेजेंस, 800-900 की प्रेजेंस, हाउस के अंदर की प्रेजेंस, पूरे प्रदेश के सिलाई से लेकर पांगी किन्नौर तक, ये रिकॉर्ड है। हम नहीं कह रहे हैं आज बिखराव क्यों है। उसके बाद जब इलेक्शन स्टार्ट होता है, उसमें डेलीगेट जाते हैं, 180 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट इलेक्शन में अलग से किया है। यह महासंघ का संविधान है और कर्मचारियों का समर्थन और विश्वास है, उसको सरकार ने तोड़ा है। और वही आपके सामने सब कुछ है। ये बिखराव क्यों आया है? क्योंकि आपने एक जबरदस्ती ऐसा कर्मचारी मतलब छोपने की कोशिश की, उसकी वजह से बिखराव आया है। और हम तो फिर भी कहेंगे सरकार को कि आपका यह काम गैरकानूनी, नियमों के विपरीत और कर्मचारी भावना को तोड़ने का था। आपने पूरा स्पष्ट किया है। सरकार अभी भी जो इसके सेट रूल ला है उसके अकॉर्डिंग काम करे और एनजीओ फेडरेशन को वार्ता के लिए बुलाए। मैंने पहले भी कहा कि आप अब शुरू में मैं आज आपको बड़ी ईमानदारी से बात फिर कह रहा हूं कि शुरू में माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं थोड़े ठीक थे। अब बाद में उनकी मनसा कहां क्या बदली, अब यह बड़ा खोज का विषय है। अब सिंटा जी को पता होगा। अब आप पे कमीशन को लेकर देखिए। अब पे कमीशन क्या है? ये कोई नया काम नहीं है।
तोहफा दे दिया। अब आप सरकार क्या करती है, जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो एक खबर प्लांट करवाएगी 5,000 करोड़ का कर्जा देना। क्या है जी, पे स्केल देना है जी, डीए देना है जी। आपकी फिजूल खर्ची आपका शौक है, वो ठीक है, उसको आप कहीं भी कम करने को तैयार नहीं है। आप जो मर्जी उड़ो, हमको कोई परेशानी भी नहीं है। पर जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो हमारा यह अनुरोध है कि हमको समाज के बीच में मत बदनाम करिए भाई। आज मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जमाना है। कम से कम समाज के अंदर आप कर्मचारियों को बदनाम करने का काम ना करें, अपनी व्यवस्था को सुधारें, फ्यूल खर्चे को कम करें। जो सरकार मजदूर और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए अगर ऐसी बात कहेगी तो सरकार की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह है या नहीं है। 2016 में पे कमीशन आ गया, आज 22 हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो तोहफा। पूरा देश कर्मचारी पे कमीशन खा रहा है, ले रहा है, सबको मिल गया है। आपको डीए फ्रीज हुआ, कर्मचारियों ने सहयोग किया। कोविड-19 में 4-4 दिन की तनख्वाह काटी सरकार ने, 20 में भी काटी, 21 में भी काटी, कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया। कोविड-19 में मेडिकल स्टाफ ने रात दिन नौकरियां की, जैसे व्यवस्था संभाली, उनकी पे काटी, उनको दिया कुछ नहीं, कर्मचारी फिर भी चुप है। और आपने थोप दिया बम्पू ऊपर, वो कह रहा है जी वो बहुत तोहफे दे दिए। ऐसा तो सरकार नहीं आनी दोबारा, ऐसी सरकार है, उससे आप बुलवा रहे हो। अब कर्मचारियों के अंदर एक वेबनेस, एक जहर घोलने का काम कर रही सरकार। अब कोई पे कमीशन ये कोई नया थोड़ा आया। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब पे कमीशन आ गया था 1946 में, पहला पे कमीशन 1946 में आ गया था। पे कमीशन एक बड़ी सैद्धांतिक बॉडी होती है, ये कोई ऐसे नहीं होता कि ये मजाक नहीं है। ये पूरे देश का सर्वे होता है, हर राज्य का सर्वे होता है, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स होते हैं, वहां की हर राज्य की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, खर्चा कितना है, और आगे उसका रोजगार सृजन कितना होगा। हर एक आदमी, एक इंसान कितना खाता है, कितना पीता है, एक चीज को छोड़ के बाकी हर चीज का उसमें करण करते हैं, वो उसका एक फैक्टर तय होता है। इसी को लेकर हमारा सरकार से यह आग्रह है। अभी तो आप 1 महीने की तनख्वाह में इतना परेशान हो गए फिक्स करते हुए, अभी तो 16 से एक ईयर पड़ा हुआ है, तो 16 से इस सरकार की हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अधिकारी प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं कर रहे होंगे। वो तब होता है जब सरकार खुद समझने को तैयार ना हो। अगर सरकार खुद काबिल समझती हो तो अधिकारी क्यों कैसे नहीं आपके पास वो स्थिति लेके आएंगे। अब हमने 15 फरवरी 2022 को अभी एक मेमोरेंडम दिया महासंघ की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को, एसीएस फाइनेंस को, एंड कॉपी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस। हमने उसमें क्या कहा, अब ये जो आप हर रोज अब, और दूसरी बात, अभी ऐसा पे कमीशन हमने कभी देखा ही ना। एक 2016 से 31/12/2021 तक जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको आप पूछ नहीं रहे हो, वो नौकरी करके गए हैं, उनकी पे फिक्स होनी है, उनको भी रिवीजन मिलना है, खुले समर्थन में भी आएंगे। आपको क्या ऐतराज है, आपको क्या परेशानी है कि आप मेजोरिटी को दरकिनार कर रहे हो, आप सही बात सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर। अब पीछे बड़ा हल्ला पड़ा, मुझे बहुत मीडिया वालों के फोन आए, विनोद जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सरकार ने किया 2 साल, इसमें कितना फर्क पड़ा, कितने हजार कर्मचारी आया होगा। तो मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। कब, जब सरकार आई उससे पहले था ना, तो आते लागू होता तो लोगों को फायदा होता। अब 2 साल का भी किया आपने। अब आप देख लो कि 20 में और 21 में कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, 20 और 21 में रिक्रूटमेंट कितनी हुई होगी, उनको फायदा हुआ होगा आगे को। अब 20 में तो भी कोविड था, तब को रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 21 में वैसे भी नहीं हुई अभी तक, तो फिर कितने को फायदा इसमें हुआ होगा। क्योंकि हमसे जब पूछते हैं तो हम तो सीधा बोल देते हैं ना, बात ये है। आरोप लगा, आगे का क्या है आपका, मतलब आपने कहा कि जी
आगे का क्या है, नोटिस देंगे भी कर्मचारियों के बीच जाएंगे। अब ये बात है कि अब बड़ा अप्रोप्रिएट समय है, ये पूरे मामले सरकार नहीं समझेगी, ये पूरा विषय कर्मचारियों के बीच में जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर, ब्लॉक लेवल तक, बिल्कुल ब्लॉक लेवल तक। हाँ, हम दूसरा पक्ष भी खड़ा है हमारे पास। हम अब ये सोच भी रहे हैं कि ये जो एनजीओ फेडरेशन के नाम पर जो ये खेल चला हुआ है, इसको लेकर एक निर्णायक लड़ाई भी लड़ी जाए, तो एक कानूनी पक्ष भी है, कानूनी पक्ष भी है, और हमारे पास सफिशिएंट फाइल तैयार है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमारे को। और मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी जब हमने नोटिस दिया था, तो शायद सरकार भी चाहती होगी कि ये कुछ स्टेज 2 करवा दे, हमारी जान छूट जाए, पर हमने नहीं किया ऐसा, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम गए कुछ होगा तो ये बहाना लेंगे कि इन्होंने रोक दिया, हम तो बहुत कुछ देना था मुलाजिमों को, इन्होंने रोक दिया। पर अब ये लड़ाई लगता है कि अब ये लड़ने, अगर कानूनी पक्ष पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम ये भी करेंगे, इसमें भी हम विचार कर रहे हैं। पर अभी तक हम ये बात कर्मचारियों में जाएगी ब्लॉक लेवल तक।